देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। यूनिक एकेडमी कंप्यूटर एंड कोचिंग क्लासेस, जहां नर्सरी और जूनियर सीनियर केजी क्लासेस से लेकर 11वीं और 12वीं जमातों के लिए कोचिंग क्लासेस जारी हैं। यूनिक एकेडमी में ऑडियो और वीडियो स्क्रीन का इंतजाम भी किया गया है। 5वीं, 6ठी, 7वीं और 8वीं जमात की स्पेशल क्लासेस भी जारी हैं। उर्दू, इंग्लिश, मराठी और मैथ्स की बेसिक क्लासेस भी जारी हैं। लड़कियों के लिए बिल्कुल सेपरेट क्लासरूम। यूनिक एकेडमी में अपने बच्चों का एडमिशन करवाएं। हमारा पता याद रखिए, शहीद अब्दुल हमीद कुसुम्बा रोड, निहाल नगर पुलिस स्टेशन के सामने, मालेगांव। हमारे नाम से लर्जा है गर्दिशे दौरा, हमारे नाम से लर्जा है गर्दिशे दौरा, हमारे अज़्म गवाह हैं, हमारे साथ चलो, हमारे साथ चलो इस शहर की बेहतर मुस्तकबिल के लिए, हमारे साथ चलो लोगों के रोजगार के लिए, हमारे साथ चलो इस शहर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, हमारे साथ चलो इस शहर की सनत को बचाने के लिए। मैं आप लोगों के सामने अपने ख्यालात, अपने जज्बात रखने के लिए आई हूँ। ये इलाका इस जगह आबाद है कि आमतौर पर इस इलाके में जलसे नहीं हो पाते और मेरा जरूरी था इस इलाके में आना, क्योंकि ये इलाका वो है जिन्होंने मालेगांव शहर को समाजी, सियासी, मजहबी राह दी है। जहाँ खान साहब इनका एक खानदान यहाँ आबाद है, जहाँ गुलशन मुबारक साहब का खानदान आबाद है, जहाँ शेख अब्दुल वदूद साहब यहाँ आबाद है, तो मालेगांव के मशहूर जिन्होंने कारपोरेशन को तामीर करवाया रज़ाक से, वो यहाँ आबाद है। इस शहर की वाहिद अभी तक की खातून एमएलए आयशा हकीम यहाँ से आबाद है। यहाँ से सलीम सिद्दीकी खानदान आबाद है। यहाँ से अब्दुल रहीम से चमड़े वाले खानदान यहाँ से आबाद है। ये सब वो लोग हैं जिन्होंने मालेगांव शहर में तालीमी जाल बिछाने के लिए कोशिश की। मैं ये मानती हूँ कि मालेगांव शहर को मेरे वालिद कहा करते थे कि जब मैं नया नया सियासत में आया, मेरा सियासत का शौक पैदा हुआ, तो मैं जाकर इस इलाके में मिस्री खान के बारे में आकर बैठा करता था, क्योंकि ये माना जाता था कि वहाँ के लोग इंतहाई ज़ौक़ वाले हैं, बदर के लोग इंतहाई ज़ौक़ वाले हैं, और मैं यहाँ आकर बैठा करता था। ये ने मालेगांव की सियासत, चाहे वो खान साहब अब्दुल रहीम साहब की हो, चाहे रज़ाक सेठ की हो, वो सियासत की इब्तिदा यहीं से हुआ करती थी। मैं आपके सामने अपने जज्बात रखने इस इलाके में इसलिए भी आई हूँ कि यही वो इलाका था जहाँ की एक वाहिद मुस्लिम खातून जो एमएलए बनी थी, और इंशाअल्लाह इस शहर की, इस इलाके की, आवाम की और मेरी माँ बहनों की ये दुआएं मेरे साथ रहे, तो वो रिकॉर्ड को मैं कायम रखूंगी। दूसरी पहली मुस्लिम खातून एमएलए वो आप लोगों को दूंगी इंशाअल्लाह, आप लोग मेरे साथ थे। मैं एक मरतबा एक प्रोग्राम के लिए आयशा अपा के घर के पास कार्ड लेकर आई थी। मैं बात करने लगी तो मुझे डॉक्टर साहबा ने कहा था कि शाहीन, तुम सियासत में हो, तो अगर तुम ये समझती हो कि लोग इस बात पर ताज्जुब करते हैं कि तुम औरत हो और सियासत कर रही हो, तो बिल्कुल डरना नहीं, क्योंकि बोले मैं और आयशा अपा जब स्कूल जाते थे तो बोले लोग हमको पीछे से चिढ़ाते थे कि औरत स्कूल जा रही है, लेकिन आज देखो औरतों के नाम से स्कूल और मदरसे चलते हैं। इसलिए इब्तिदा में तकलीफ होती है, लेकिन इंतहा औरत हमेशा खूबसूरत करती है, इसीलिए डरना नहीं। मैंने उन बातों को अपने लिए एक नसीहत मान के अपना सियासी सफर शुरू किया। मैं आप लोगों के सामने ये बात को बताने आई कि शान हिंद को, समाजवादी पार्टी को वोट देना क्यों जरूरी है, और मेरे मध्य मुकाबिल जो उम्मीदवार हैं उन्होंने अपना सियासी
तो मैंने कहीं गुंडागर्दी भी नहीं की, मैंने किसी की जमीन हड़पा भी नहीं, लेकिन अगर वो लोग हड़प रहे थे तो तुमने तुम्हारा फर्ज पूरा नहीं किया, तुम इस काबिल नहीं थे, तुम्हारा दबदबा नहीं था कि वो गैर कानूनी काम कर रहे थे और तुम उनको रोक पाओ। ये बोल के कि मैंने ये नहीं किया, तुम्हारा हिसाब खत्म नहीं होगा। वो लोग ये कर रहे थे और तुम रोक नहीं पा रहे थे, इसके लिए तुम नाकारा हो, ये मान लो। और मालेगांव शहर से मैं अपील करती हूँ कि मैं तालीम याफ्ता हूँ, मेरे खून में सियासत है। मुस्तकीम ने एक सवाल पूछा कि जब खून में सियासत थी तो पॉलिटिकल साइंस से बीए क्यों किया? उसका जवाब ये है कि पॉलिटिकल साइंस से मैंने बीए इसलिए किया कि पॉलिटिकल साइंस में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दो, और मुझे पॉलिटिक्स के साथ साथ इंडियन पॉलिटिक्स के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन भी समझना था, इसीलिए मैंने पॉलिटिकल साइंस से बीए किया। तो मालेगांव शहर में एडमिनिस्ट्रेशन और कानून ये दोनों चलाने की मैं ताकत रखती हूँ। और आप लोग जो लोग मुझे वोट कटुआ बोलते हैं, ये याद रखो, मैं वो बाप की औलाद हूँ जिसको मुख्यमंत्री रहने के लिए भी बोला गया, तो उस आदमी ने उस दोस्त को, उस पैसे को ठोकर मार दी। मुफ्ती इस्माइल साहब और वो जो भरोची था मेरे बारे में बोल रहे थे ना, उनकी जो शेख आसिफ की खानदान की पूरी प्रॉपर्टी मेरी प्रॉपर्टी के आधा नहीं है। तुम्हारी क्या ताकत है? मैं जिस चीज की मालिक हूँ ना, उन सब की प्रॉपर्टी की मैं आधे से ज्यादा की मैं मालिक हूँ। तुम ये समझ लो कि मालेगांव शहर में निहाल अहमद के खून को कोई खरीद नहीं सकता। और मैं आज ये भी बताऊंगी कि मैं इलेक्शन कैसे जीत सकती हूँ, मैंने क्या लॉजिक, हम लोग कैसे इलेक्शन के काम कर रहे हैं। आप लोगों से मैं ये दरख्वास्त करने आई हूँ कि अगर मैं एक औरत हूँ इसलिए मुझे कमजोर समझा जा रहा है, तो ये मान लो ये औरत उस निहाल अहमद की बेटी है, और मैं वही औरत हूँ जो 2019 में मुफ्ती साहब के लिए घर घर वोट मांगने गई थी, और तुम्हारे लिए वोट मांगा था इसलिए कि वो नाकारा लोग जो मालेगांव शहर का इस्तेमाल कर रहे थे उनका खात्मा होना चाहिए। और मुफ्ती साहब ये बोलते थे मेरा पहला टर्म है, मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, तो हम सियासी लोग उनके साथ लगे, लेकिन उनका काम करने का जज्बा नहीं है, वो चाहते ही नहीं है काम करना। इसलिए मुझे मालेगांव शहर को बचाने के लिए, क्योंकि ये शहर ये ऐसे लोगों ने बचाया है, जब हारून अंसारी साहब, आयशा हकीम साहबा, शब्बीर शेख साहब सियासत करते थे, भले ही निहाल साहब और उनकी पार्टी अलग अलग थी, लेकिन कभी इन्होंने एक दूसरे के बीच में रोड़े नहीं अटकाए। ये कोशिश हमेशा करते थे कि मालेगांव शहर की तरक्की हो, लेकिन आज जो नुमाइंदा यहाँ है वो मालेगांव शहर की तरक्की चाहता ही नहीं। सिर्फ एक है जो लोगों को नशे में डुबा के रखा है, खानदान, और दूसरा मुफ्ती साहब जो मदद के नशे में लोगों को डुबा के रखे हैं। तुम अगर चाहते हो कि इस शहर की तरक्की हो तो तुम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करो। मैं जिस पार्टी से उम्मीदवारी कर रही हूँ वो पार्टी है जिन्होंने बाबरी मस्जिद को बचाने के लिए मुलायम सिंह ने क्या किया था, 1990 में कार सेवक जमा हुए थे, उस वक्त शूट इन साइट देखते ही गोली मार को ये ऑर्डर दिया था मुलायम सिंह ने, और 1990 में जो कार सेवक बाबरी मस्जिद को शहीद करने आए थे उन पर गोली चलाई गई और अयोध्या आधे घंटे में खाली हो गया, लेकिन 1990 में ही बाबरी मस्जिद शहीद हो जाती। मैं वो कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाली पार्टी के साथ हूँ। हमारी जब पार्टी बीजेपी के साथ पैक्ट हुई तो हम किसी भी दूसरी बड़ी पार्टी में जा सकते थे, लेकिन हमने वो पार्टी चुनी जो हमारे उसूलों के मुताबिक हो, जो कॉन्स्टिट्यूशन को मानती हो और अक़लियत यानी मुसलमानों के बारे में सोचती हो, इसलिए हम समाजवादी पार्टी में गए, वरना बाकी कई पार्टियों के लोग हमारे पास आए थे। मैं आपसे ये दरख्वास्त करने आई हूँ कि मालेगांव शहर मुसलसल फिरका परस्ती का शिकार हो रहा है, जहां हमको लोग परेशान कर रहे हैं, कहीं हमारी सनत खतरे में है, कहीं पावर के बीच
नहीं आई हूँ कि मैं मालेगांव शहर के मुस्तकबिल के लिए कोशिश करूंगी। आप ये समझ लो, आप एक बात समझ लो कि बहुत जल्द हिंदुस्तान की बीजेपी हुकूमत खत्म होगी और उसके बाद अखिलेश यादव वो हिंदुस्तान की सेंट्रल गवर्नमेंट में एक बड़ा ओहदा पाएंगे और वो बड़े मिनिस्टर बनेंगे। मैं ये समझती हूँ कि जिस तरह हमको हमारी पावर लूम की सनत की बका की जरूरत है, वैसे ही अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश के बुनकरों की फिक्र है। आप ये समझ लो, दो लोग मेरे मुकाबले में हैं, एक जो हरा झंडा लाए हैं कौन सी पार्टी का, अजीत दादा की पार्टी का, और दूसरा जो लाए हैं बी टीम, बीजेपी की बी टीम। पार्लियामेंट के इलेक्शन में उन्होंने बता दिया कि ये बी टीम है, इसीलिए पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों ने एमआईएम को रिजेक्ट किया। आप ये समझ लो कि अगर हुकूमत बदलेगी तो अखिलेश यादव ओहदा पाएगा कि एमआईएम का लीडर ओहदा पाएगा, ये बता दो। 37 एमपी है, 37 एमपी को छोड़ के बीजेपी गिरा नहीं सकते, हुकूमत बना नहीं सकते हुकूमत। 37 एमपी अखिलेश यादव के हैं और इनके पास सिर्फ एक एमपी है, सिर्फ एक एमपी। और ये मैं लिख के देती हूँ, ये कभी बीजेपी के खिलाफ नहीं जाएंगे, क्योंकि इनका रोजी रोटी पार्टी वो बीजेपी की दलाली से चलती है। अखिलेश यादव बड़ा ओहदा पाएगा और उस वक्त हम लोग महाराष्ट्र के मालेगांव की सनत के लिए एक अच्छी पॉलिसी लाएंगे। आज मालेगांव शहर में मैं इलाकों में जाती हूँ और मैं मुसलसल परेशान हूँ रोजगार के लिए। मैं आप लोगों से ये वादा करती हूँ कि स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, ये ऐसी पॉलिसीज है जिससे घर बैठे औरत जो है रोजगार पा सकती है। लोग ये समझते होंगे कि औरतों का रोजगार करना, आज महंगाई का वक्त है, हर जगह औरत कोशिश करती है कि आदमी की मदद करे और कोई बुरी बात नहीं है, मदद करना चाहिए, घर बैठ के उसकी अपने बच्चों की कफालत में मददगार साबित होना चाहिए। आज जो मालेगांव शहर की प्राइमरी स्कूल है जो खंडर बन गई है, और खंडर किसने बनाया, उस खानदान ने, क्योंकि वहां नशे सट्टे जुए का अड्डा बना के रखे। दो वजह है, एक तो लोगों को तालीम याफ्ता मत होने दो, दूसरा उनको नशे में डुबा के रखो। अगर तालीम याफ्ता हो जाएंगे तो इनकी हैसियत लोग समझ लेंगे। जो लोग बोलते हैं ना, खुद साख्ता बने हुए हैं, क्या है तालीम लो, कायदे नस्ल लो, ये मालेगांव शहर की नस्ल को खराब करने वाले, ये शेख आसिफ कायदे नस्ल नो नहीं, ये अज़ाब नस्ल नो है मालेगांव के लिए। इनको खत्म करने की ताकत सिर्फ निहारी समाजवादी लोगों में है। मैं ये बोल रही हूँ, मीडिया में सुन लो, ये अज़ाब नस्ल नो है। जो लोग मालेगांव शहर की नस्लों को तबाह कर रहे हैं नशे में, और मुफ्ती साहब इसको रोकने में नाकाम है।
कि मैं जो ये इलेक्शन लड़ रही हूँ, इसमें मैंने मालेगांव शहर का पूरा खाता खींच के रखा है। मालेगांव शहर के 4 हिस्से में तकसीम करके मैं इलेक्शन लड़ रही हूँ। एक हिस्सा जो मालेगांव शहर के आगरा रोड का शुमारी हिस्सा है, हजारखेड़ी से लेके नया इस्लामपुरे तक, कुतुम्बर रोड से लेके देवी के मल्ले तक, वो एक हिस्सा। दूसरा हिस्सा जो इस्लामपुरे से लेके पूरा पक्का इलाका, नयापुरा, इस्लामपुरा, रविवार वार्ड, शनिवार वार्ड। तीसरा हिस्सा गुरुवार वार्ड और चौथा हिस्सा जो जाफर नगर से लेके पूरा हिस्सा है जो सलामताबाद तक है। 4 हिस्से में तकसीम करके इलेक्शन लड़ रही हूँ। बता देती हूँ क्या सोच के इलेक्शन लड़ रही हूँ। जो मशरकी हिस्सा है आगरा रोड के उस पार जो शुमाली हिस्सा है, वहाँ जब मुफ्ती इस्माइल साहब 2007 में सियासत करने आए थे, अगर जो शुमाली हिस्सा है वो हिस्से में जब 2007 में सियासत करने मुफ्ती साहब आए थे, जब भी उनके एक भी कारपोरेटर चुन के नहीं आए। 2009 में जब इलेक्शन लड़े, वहां जब भी उनके पास वर्कर नहीं थे। 2019 में जब हम उनके साथ आए, जब उनके पास वहां ताकत मिली, वहां हमारा सीधा मुकाबला इतने बड़े खिस्से में सिर्फ शेख आसिफ से है। मैं तुमको बता रही हूँ, ये मीडिया वाले देखो, ये कौन लोग कटा है, आज मैं बताती हूँ तुमको। पूरा मस्जिद शुमारी हिस्सा है, वहाँ हम मुकाबला कर रहे हैं। और वहाँ के जो लोग हैं ना, वो शेख आसिफ और उनके खानदान की रग रग को जानते। उनको मालूम है ये किस तरह का गैर कानूनी काम करते हैं, किस तरह से नस्लों को बर्बाद कर रहे हैं। और हमारे साथ क्यों है मालूम, कि हम उनका तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, वहाँ के लोगों का जो शेख आसिफ और उनके घराने से नफरत करते, और किसी में ताकत नहीं। दूसरा हिस्सा जो पूरा पक्का एरिया है, उसमें मुफ्ती साहब हैं, तो उनका मुकाबला मैं कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ निहारी वोट है। मैं औरत हूँ, मैं औरतों से वोट की गुजारिश कर रही हूँ। और जो मैं हालात देख रही हूँ, जबरदस्त पैमाने पर लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि मैं एक विजन के साथ इलेक्शन लड़ रही हूँ। और मैं विजन जानती भी हूँ और विजन की स्पेलिंग भी जानती हूँ। उसके बाद तीसरा हिस्सा जो गुरुवार वार्ड का है, यहाँ शेख आसिफ ताकतवर है, लेकिन उसको लोग नफरत करते हैं इसलिए कि वो गुंडागर्दी करता है। और मुफ्ती साहब जो दूसरे गुंडों को लेकर वहां गए हैं, उसकी वजह से जो शेख आसिफ से नफरत करने वाले हैं, वो इनसे भी नफरत करते हैं। वहां भी हम हैं। 3 हिस्सा मैंने बता दिया, जहां हम लोग मुकाबला करें। 2 हिस्से में मैं शेख आसिफ साहब का मुकाबला कर रही हूँ, जहाँ मुफ्ती साहब नहीं है। और एक इस पक्के इलाके में मैं मुफ्ती साहब का मुकाबला कर रही हूँ, जहाँ शेख आसिफ नहीं है। और तीसरा हिस्सा जो जाफर नगर से लेकर सलामताबाद तक खड़ा पट्टा है, वो समाजवादी उत्तर प्रदेश वालों की बड़ी तादाद का इलाका है। वहां सिर्फ तुम हो समाजवादी, वहां ना तुम्हारा मुकाबला आसिफ कर रहा है, ना मुफ्ती साहब कर रहे हैं। अब बोलो कौन इलेक्शन जीत रहा है और कौन वोट काट रहा है। मैं सीधा बोलती हूँ कि ये इलेक्शन जो है, ये इलेक्शन तुम्हारे शहर नहीं, तुम्हारे पूरे महाराष्ट्र की एक रविश तय करेगा। बहुत जल्द इस हुकूमत के गिरने के बाद हमको मौका मिलेगा हमारे रोजगार की बका के लिए। जो लोग MIDC में काम करना चाहते हैं, कोई नए प्रोजेक्ट लाना चाहते हैं पावर लूम और उससे हट के, उसके लिए कोई ऐसा प्रोजेक्ट हम लाएंगे जिसकी वजह से मजदूरों को, यहाँ काम करने वालों को बम्बई, पूना, इचलकरंजी न जाना पड़े। अपने करीबियों की मैयत में वो आ नहीं पाते, रात रात भर मैयत उनके लिए रोकी रखते। तो इसके लिए एक ऐसी कोशिश करेंगे कि लोगों का रोजगार भी हो। और हमारा तहफ़्फ़ुज़, वो तहफ़्फ़ुज़ जो गिरवी रख दिया है शेख आसिफ और मुफ्ती साहब ने दादा भूसे के सामने। मैं एक मिसाल देती हूँ, मैं जिस जगह पर खड़ी हूँ, जब 12 नवंबर का वाक़या हुआ, उसके बाद एक बड़ा हंगामा हुआ उर्दू घर का नाम रखने का। उर्दू घर का नाम रखने के लिए बोला गया, तो शेख आसिफ ने ये कहा कि उर्दू घर का नाम
ये महाराष्ट्र की नहीं थी, ये कोई संवैधानिक पद पे नहीं थी, इसलिए वो नाम कैंसिल हो गया। और अगर आयशा हकीम साहबा का नाम होता तो वो एक मोहल्ले में थी, वो महाराष्ट्र असेंबली कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की मेंबर थी, उनका नाम कोई ठुकरा नहीं सकता था। लेकिन ये बेवकूफ जो अनपढ़ है, जिनको सियासी समाजी और इल्म नहीं है किसी चीज का, एक उर्दू घर के नाम को उर्दू जानने वाले नाम से मोहताज रह गया। ये एक मिसाल है। ये क्या विजन की बात करेंगे तो खुद कोई अक्ल नहीं। मालेगांव शहर में दो तरफा जब शेख रशीद घराने में सियासी बहरान आता है ना तो मुफ्ती साहब मदद करने पहुंच जाते। जब ये लोग इलेक्शन हारे 2009 में तो 2012 में मुफ्ती साहब ने उनकी वालदा को मेयर बनवा दिया। कल मैं तकरीर सुन रही थी शेख आसिफ साहब की थोड़ी सी, उसमें यह था कि इनको कोई बुनकर नहीं मिलता था, कोई हाफिज नहीं मिल रहा था, कोई टीचर नहीं मिल रहा था, कैसे कैसे लोगों को मेयर बना दिया। तो ये नहीं बताया कि तुम्हारी अम्मा को भी मुफ्ती साहब ने मेयर बनाया। मालेगांव शहर में बुनकर लोगों की रहनुमाई करने वाला, बुनकरों के लिए पॉलिसी लाने वाला, ये पावर के अजाब से निजात के लिए काम करने वाला, जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए अच्छी पॉलिसी लाने वाला, जो खवातीन परेशान हैं उनके लिए रोजगार लाने वाला, गरीब के बच्चों के लिए बेहतर मुस्तकबिल तालीम का इंतजाम हो, इसकी कोशिश करने वाला। और इसके साथ सबसे बड़ा है हमारा तहफ्फुज़। तुम याद रखो, अगर तुमने बीजेपी के दोनों एजेंटों में से किसी को चुनकर दिया तो असेंबली में जब माइनॉरिटी के खिलाफ कानून पास होगा तो ये दलाल अपनी दलाली करेंगे और तुम एनआरसी और ऐसे दूसरे केस में परेशान रहोगे। क्योंकि तुम जानते हो कि किसने किसको एमएलसी में वोट दिया, किसने बीजेपी को राज्यसभा में वोट दिया। तुम अपने शहर से ऐसा नुमाइंदा चुन के दो जो तुम्हारे लिए यहाँ से लेके दिल्ली तक, दिल्ली से लेके बम्बई तक और दिल्ली तक तुम्हारे लिए रहनुमाई करे। जो अखिलेश यादव तुम्हारे पास है, जो तुम्हारे लिए रहनुमाई करेगा। मैं घरों में बैठी मेरी माओ बहनों से ये दरख्वास्त करती हूँ कि मैं बहुत कोशिश करके हिम्मत करके ये इलेक्शन लड़ रही हूँ। लोग बहुत सारे इल्जाम लगा रहे हैं, जबकि जो इल्जाम लगा रहे हैं उनकी कोई हैसियत नहीं है, वो खुद क्या है ये शहर जानता है। इसके बावजूद मैं अपने वालिद निहाल अहमद के बाद, मैं अपने भाई बुलंद इकबाल के इंतकाल के बाद अपनी दो बच्चियों को संभालते हुए, उनकी परवरिश करते हुए ये इलेक्शन का हिस्सा बन रही हूँ। आप लोगों की भरोसे पे, आप लोगों की ताकत पे मैं जो इलेक्शन लड़ रही हूँ, मैं काम की बुनियाद पे, विजन पे, मुद्दों पे बातें कर रही हूँ। आप अपने दिल पे हाथ रख के कहिए कि जो दो लोग मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं उनके पास कोई मौजू है, कोई विजन है, इस शहर की तरक्की के लिए कोई नक्शा है, क्या है उनके पास। मैं औरत होके एक गुंडे और ऐसे लोगों के खिलाफ उस इलाके में रहकर हिम्मत कर रही हूँ। आप लोगों के भरोसे पे मैं अपनी पूरी ताकत छोड़ रही हूँ ये इलेक्शन में, निहाल अहमद को मानने वाले लोगों के भरोसे, इस शहर की माँ बहनों के भरोसे। मुझे ये शहर रुसवा ना करे, नहीं तो देख लो 50 साल के बाद कोई औरत ने हिम्मत किया है असेंबली का इलेक्शन लड़ने की, और ये औरतें, ये माँ बहनें मुझे रुसवा ना करे। आने वाला इलेक्शन आप लोगों के साथ साथ पूरे महाराष्ट्र की मुस्तकबिल का एक राह तलाश करेगा। इसमें मैं हिस्सा बनना चाहती हूँ, आपकी दुआओं से, आपके सहारे से, आपकी वोटों से। मैं आपसे वादा करती हूँ कि जिस तरह अगर 5 साल आपने मुझे मौका दिया तो मेरे साथ ये 5 साल के साथ साथ वो 30 साल साथी निहाल अहमद साहब का रोशन माजी है, जिसको संभालना भी मेरी जिम्मेदारी है। मैं आपसे वादा करती हूँ, निहाल अहमद की बेटी यहाँ खड़े होकर आपसे वादा कर रही है कि आपने अगर मेरा साथ दिया तो मैं वो सब काम करके बताऊंगी जो ये मर्द लोग अभी यहाँ इत्तेदार में आने के बाद नहीं कर पाए। मैं वो हर कोशिश करूंगी
हिस्सा महफूज नहीं है। ऐसा ना हो कि तुम्हारे घर की औरतों को, माओ को जब घर से बाहर निकले तो तहफ़्फ़ुज़ का एहसास ना रहे, वो इज्जत से घर ना आए। जो लोग उस नशे में मुलव्विस हैं उनको इस चीज से निकालने के लिए रिहैब सेंटर ये मालेगांव शहर में बनाकर नस्लों को बचाने का काम मैं आपसे करूंगी। मैं ये वादा करती हूँ और आप लोग पर ये उम्मीद है कि आप लोग जिस तरह से निहाल अहमद साहब पर यकीन किए थे, भरोसा किए थे, वैसे ही उनकी बेटी पर भरोसा करें। इंशाअल्लाह मैं मालेगांव के रोशन मुस्तकबिल के लिए एक बड़ी हिस्सेदार बनूंगी, ये वादा करती हूँ। का नुमाइंदा आपके सामने, अगर आप चाहते हैं कुछ सवाल करना कि आगे ये क्या करने वाले हैं तो आप पूछ सकते हैं।